हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमति इंस्टीट्यूट पर। आज का वीडियो बीएससी का है। बीएससी हमारा फिजिक्स का कोर्स चल रहा था, तो उसी कोर्स को हम देखिएगा। फिजिक्स में हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ध्यान से समझेंगे सारी चीजों को। न्यूटोनियन मैकेनिक्स चल रही थी, ठीक है। अब न्यूटोनियन मैकेनिक्स में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। हाल फिलहाल में यानी कि लास्ट हमारा तीसरा चैप्टर था जिसका नाम था प्रत्यास्थता। ये वाला कंप्लीट कराया है। अब हम इसका चौथा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है ग्रहों एवं उपग्रहों की गति। आज से ये चैप्टर स्टार्ट होगा। इसके बाद में एक पांचवा चैप्टर और है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन वगैरह उसमें है, तो फिर ये पूरी किताब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ग्रहों एवं उपग्रहों की गति। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है गुरुत्वाकर्षण। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल। आपने बहुत बार सुना होगा न्यूटन का सेब, ठीक है, बहुत सी कहानियां, बहुत सी चीजें पढ़ी होंगी। वही चीज न्यूटन ने क्या बताया था, याद है? यानी ब्रह्मांड में, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दो वस्तु है, जैसे कि लाइक मेरे पास में ये किताब है, एक किताब, और ये मेरे पास दूसरी किताब है। इन दोनों किताबों को मैं यहाँ पर रख दूं तो ये वाली किताब इस वाली किताब पर एक फोर्स लगा रही है, आकर्षित कर रही है अपनी ओर, और ये इसको आकर्षित कर रही है। मतलब यानी कि प्रत्येक दो वस्तु आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ये किसने बताया था? न्यूटन ने। लेकिन इसके पीछे की कुछ कहानी देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। ये तब की बात है, कब की? ये देखिए, ये तब की बात है सन 1665 की। 1665 में जब ये न्यूटन का पूरा नाम क्या है? सर आइजैक न्यूटन, ठीक है। अब ये जो न्यूटन मात्र 23 साल के थे, और ये कैम्ब्रिज में कॉलेज था इनका। तो वहां पर एक बीमारी फैल गई थी जिसका नाम था प्लेग, ठीक है। जिसके कारण, जैसे अभी हमारा हाल फिलहाल में एक हमको बहुत ही पेंडेमिक सिचुएशन देखने को मिली थी, कोरोना के कारण स्कूल कॉलेज हर चीज बंद कर दी गई थी। उसी तरह से वहां पर भी एक बीमारी फैली थी कैम्ब्रिज में, प्लेग एक बीमारी थी। तो इसका जैसे स्वाइन फ्लू होता है उसी तरीके से ये बहुत हैवीली फैल गई थी, जिस कारण से वहां के कॉलेजों को, स्कूलों को बंद करना पड़ा था। तो ये जो है, इसके कारण क्या हुआ, इन कॉलेजों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया। यानी जब तक ये प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं आती है तब तक के लिए इन सारी चीजों को बंद कर दिया था। क्योंकि वहां पर भाई जो कॉलेजेस वगैरह होते हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। तो इन जो संक्रमण रोग होता है वो ऐसे सांस, हवा, वायु से बहुत तेजी से फैलता है। तो इस वजह से वहां के कॉलेजेस वगैरह बंद कर दिए थे। इस कारण से भैया जो आदमी पढ़ने वाला होता है उसको लगता है यार स्कूल बंद हो गया, मजा नहीं आ रहा। बहुत से जो शरारती वाले विद्यार्थी रहते हैं वो कहते हैं यार स्कूल बंद हो गया, मजा आ गया है। सब अलग अलग चीजें। तो भैया ये जो है बहुत निराश हुए, और एक दिन क्या है, लंकाशायर में अपने घर चले गए। एक जगह है वहां पर ये अपने घर पर चले गए। अब आदमी का जब मन नहीं लगता है तो वो सोचता है यार कहीं बैठ जाए, ठीक है, उस तरीके से। तो भाई 23 साल की उम्र, आप समझ रहे हो, आप जैसी उम्र है। तो आदमी वो क्या है, एक सेब के पेड़ के नीचे बैठ गए, ठीक है। अपना निराश होकर अपना हंसी आदमी बैठ जाता है। अब पेड़ पे से एक सेब टूट के गिरा। अब उसको बहुत ही ध्यान से उन्होंने देखा, तो ऐसा नहीं है कि वो पहली बार ही टूटा था। भाई पेड़ से फल तो गिरते ही रहते नीचे, लेकिन उन्होंने ऑब्जर्व उस समय पहली बार किया था कि भाई ये सेब नीचे की ओर क्यों गिरा, समझ रहे हो। तो वो चीज तो उनके मस्तिष्क में इस घटना के बारे में कुछ विचार आया कि ये पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचती है। तो ये बात 1665 की थी, और इसके बाद में इन्होंने बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे विचार, सारी चीजें करा के तो फिर सन 1686 में न्यूटन ने इसका एक निष्कर्ष निकाला,
और एक व्यापक निष्कर्ष विद प्रैक्टिकली प्रूफ करके ये दिया, और उसी को हमने बोला था गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो उन्होंने क्या बताया था अपने निष्कर्षों में? बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक पदार्थ या प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, और इस सर्वव्यापी आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशनल कहते हैं। यानी कि ब्रह्मांड में प्रत्येक एक वस्तु यानी प्रत्येक कण किसी दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। सिंपल सी बात ये है। बस समझ में आ गए? तो यही चीज इन्होंने बताई थी, उसी को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण का मतलब समझ जाओ कि आकर्षण है, यानी ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो उसी आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। अब आगे की बात करते हैं। फिर आता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था कि यदि इन्होंने नियम दिया, फिर उसमें भैया दो वस्तु है तो उनके बीच में कितना बल लगेगा, ये सारी चीजें इन्होंने डिस्कस करके बताई। तो मैं यहाँ पे बता दूं, ये देखिएगा कि एक वस्तु मान लीजिए ये है जिसका द्रव्यमान m है, एक वस्तु ये है इसका द्रव्यमान m2 है। m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं जो एक दूसरे से r दूरी पर रखी हुई हैं, तब इनके बीच में जो बल लगेगा, वो जो बल है वो इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और यह जो बल है इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लाइक कूलाम का नियम। कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा, और ये नियम भी आपने 11वीं क्लास में बहुत भली भांति पढ़ा होगा, तो मैं इस पर ज्यादा आपको डिबेट करके समय बर्बाद नहीं करूंगा, सीधे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर समझ में आ गया न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि किन्हीं दो कणों के बीच या दो द्रव्यमानों के बीच, ठीक है, ठीक, यहाँ पर आप कणों की जगह पर दो वस्तु भी लगा सकते हो, ठीक है, दो वस्तुओं के बीच या दो द्रव्यमान, ठीक है, वस्तु होंगी तो उनके बीच में भैया द्रव्यमान तो होंगे ही होंगे। तो इस चीजों को बात समझ लीजिएगा। तो क्या है कि दो कणों के बीच कार्य करने वाले यानी कि कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि यहां पर ये देखिएगा m1 m2 इनके क्या है? द्रव्यमान है, तो इन द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती होगा ये बल। तो किन्हीं दो कणों के बीच कार्य करने वाला या कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों कणों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में होती है। यानी कि यहां पर मान लीजिए एक द्रव्यमान ये है, एक द्रव्यमान ये है, इनको मिलाने वाली रेखा ये है, तो इनके बीच में कार्य करेगा, ठीक है, यानी कि इनके मध्य में, यानी एक बल इस तरह से लग रहा होगा, एक बल इस तरह से लग रहा होगा इनके बीच में। ये m1 द्रव्यमान की वस्तु है, ये m2 द्रव्यमान की वस्तु है, इनके बीच में बीच की दूरी मान लीजिए r है। तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि इनके बीच में लगने वाला जो बल होगा वो इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, और यह जो बल है इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात समझ में आ गई अच्छे से? चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई भी आपको परेशानी हो तो कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। माना अब हमने मान लिया कि m1 m2 द्रव्यमान के दो कण हैं, परस्पर r दूरी पर स्थित है, परस्पर, ठीक है। यहां से मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊंगा, परस्पर, और यहां पे लिख देंगे हम r दूरी पर स्थित। तब इनके बीच कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? F बराबर F, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिए हालांकि इस तरह से आएगा F समानुपाती m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि दोनों के देखिए ये वाली चीज, पहली चीज द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, और दूसरी चीज दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दोनों को मिला देंगे ये आ जाएगा। इसी चिन्ह को, इस चिन्ह को जब भी हम हटाते हैं तो एक बराबर का साइन आता है और एक यहाँ पर नियतांक आ जाएगा। तो ये नियतांक और कोई नहीं, जी नियतांक होता है, जिसको हम सार्वत्रिक यहाँ पे लिख देंगे, जहां पर जी एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसे हम सार्वत्रिक, ठीक है, ये देखिए
इसी को हम क्या बोलते हैं, जी का मान पिंडों की प्रकृति, स्थान, समय, माध्यम, ताप पर निर्भर नहीं करता है। इसे न्यूटन का सार्वत्रिक, ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं भैया। यही है सार्वत्रिक, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक स्थिरांक। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक, अब यहां पर हमारा ये जो सूत्र है, कौन से सूत्र की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले सूत्र की मैं बात कर रहा हूं। ये आपको पता ही होगा, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, इस सूत्र की बात कर रहा हूं। इसमें मैं m1 का मान 1 ले लूं, m2 का मान भी 1 ले लूं और r का मान भी मैं 1 ले लूं, तो F बराबर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, क्योंकि मैंने सारी चीज। तो इसका मतलब ये हो गया कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का परिमाण यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, यानी उस F के बराबर होता है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो परस्पर एकांक दूरी पर एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच कार्य करता है। अर्थात ये जो है आपका गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यानी कि ये क्या है, जी का मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक उस गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो 1 किलोग्राम ठीक है, एक किलोग्राम और 1 मीटर, यहां पर दूरी ले ली हमने, मतलब एक ले लिया सारी चीज, तो उस बल के बराबर होता है जो 1 मीटर की दूरी पर रखे 1 किलोग्राम के दो पिंडों के बीच कार्य करता है। मतलब 1 किलोग्राम द्रव्यमान यहां पर रख दूं, 1 किलोग्राम द्रव्यमान यहां पर रख दूं, दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर कर दूं, तो इनके बीच में जो बल लगेगा वही गुरुत्वाकर्षण, इनके बीच में जो बल लगेगा यानी गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, उसका जो मान है वो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के मान के बराबर होगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, प्रयोगों द्वारा ये जो मान है वो कितना सिद्ध किया था, 6.67 गुणा 10 की पावर -11, इतना ये सिद्ध किया था। इसका जो मान है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, कैपिटल जी का मान। ठीक है, चलिए आगे की ओर बात करते हैं। आगे हमारा टॉपिक आता है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है भाई, इसको समझेंगे। भाई न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार क्या था, नियम के अनुसार बताया कि ब्रह्मांड में स्थित किन्हीं दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। सिंपल सी बात है भैया, दो वस्तु हैं, ये m1 द्रव्यमान की, ये m2 द्रव्यमान, दोनों के बीच में जो बल लग रहा होगा उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। सिंपल सी बात है, उसी को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ये न्यूटन ने बताई थी अपने आप में, सीधी सीधी बात। ठीक है, चलिएगा। अब यदि इन दोनों वस्तुओं में से कोई एक वस्तु हम पृथ्वी को मान लें, यानी कि हम दोनों वस्तुओं में से एक वस्तु पृथ्वी हो, तो पृथ्वी द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्व। भाई मान लीजिए, सिंपल सी बात है, हम ये चीज जानते हैं कि भैया एक वस्तु ये है m1 द्रव्यमान की, दूसरी वस्तु ये है m2 द्रव्यमान की। न्यूटन चाचा ने क्या बताया था, न्यूटन चाचा ने यह बताया था कि ब्रह्मांड में प्रत्येक दो वस्तु एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाती हैं, अर्थात ये वाली जो वस्तु है इसको अपनी ओर खींच रही होगी और ये वाली वस्तु इसको अपनी ओर खींच रही होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी आकर्षण को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। इसी को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। अब इनमें से जो m1 द्रव्यमान की जो वस्तु है, ये भी एक वस्तु है और ये भी एक वस्तु है। अब इसी का एक हाईली वर्जन में आपको बता दूं, इनमें से एक वस्तु को मैं क्या मान लूं, पृथ्वी। इनमें से एक वस्तु को मैं पृथ्वी कंसीडर कर ले रहा हूं और दूसरी वस्तु वो है ही m2। ये नॉर्मल वस्तु हमने मान ली जिसका द्रव्यमान m2 है और ये पृथ्वी मान ली m1। अब जो क्या होगा कि ये वाली जो पृथ्वी इस वस्तु को जिस बल से खींचेगी, यानी उसी बल को, हालांकि ये गुरुत्वाकर्षण ही होगा,
ठीक है, रहेगा ये गुरुत्वाकर्षण ही, लेकिन इसी का हम एक और नाम दे देंगे। इसी गुरुत्वाकर्षण को अब हम क्या बोलेंगे, जब हमने पृथ्वी ले ली तो इसी को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व बोलेंगे। गुरुत्व का मतलब ये है कि भैया न्यूटन चाचा ने ये बताया कि प्रत्येक दो वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, एक आकर्षण बल से आकर्षित करती हैं, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यदि इन दोनों वस्तुओं में से कोई एक वस्तु पृथ्वी को मान लें और यह पृथ्वी किसी दूसरी वस्तु को जिस बल से खींचेगी या जिस गुरुत्वाकर्षण बल से खींचेगी, उसी बल को हम क्या बोल देंगे, अब उसी बल को हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, गुरुत्व यानी ग्रेविटी नाम देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे की ओर। अतः यहाँ पर हमने एक परिभाषा और लिख दी है। अतः पृथ्वी किसी वस्तु को जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गुरुत्व कहते हैं। बात समझ में आ गई, गुरुत्व क्या है। ठीक है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, गुरुत्व। इस प्रकार गुरुत्व गुरुत्वाकर्षण का ही एक विशिष्ट उदाहरण होता है। तो गुरुत्व क्या है, कोई अलग चीज नहीं है, गुरुत्वाकर्षण का ही एक हाईली वर्जन है, अपडेट वर्जन है। ठीक है, आगे की बात कर लेते। गुरुत्व के कारण ही मुक्त रूप से छोड़ी गई या ऊपर की ओर फेंकी गई प्रत्येक वस्तु पृथ्वी तल पर आकर गिरती है। पृथ्वी तल पर आकर गिरती है, क्यों, क्योंकि गुरुत्व का मतलब क्या है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। ठीक है, पृथ्वी अब हर वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो क्या होगा कि भैया पृथ्वी द्वारा उस पर क्या लगाया जा रहा है, एक बल लगाया जा रहा है, गुरुत्व बल। ठीक है, जिसके कारण वो अपनी ओर खींच रही है। इसी कारण सब वस्तुएं, हम इसको पेन को उछाल रहे हैं, नीचे की ओर गिर रही है, क्यों, पृथ्वी उसको नीचे की ओर खींच रही है। ओके, चलिए आगे की बात करते हैं। अब आता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है भाई, जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, तो पृथ्वी की ओर गिरते हुए उसका वेग निरंतर बढ़ता जाता है। यानी कि मैं ऐसे करके, देखिएगा ये मार्कर है, ऐसे फेंक रहा हूं, मैं ऊपर से किसी वस्तु को नीचे छोड़ रहा हूं, तो ये ऊपर से जब नीचे को आ रहा होगा तो लगातार इसका जो वेग है लगातार बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो किसी वस्तु को 50 मंजिल पर ऊपर लेकर जाएं और फिर ऊपर से छोड़ दें, तो वो नीचे की ओर गिरेगी। जैसे जैसे नीचे जाती रहेगी वस्तु, वैसे वैसे उसका वेग बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब वेग बढ़ता है तो उसमें क्या हो जाता है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो जब कोई वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो मतलब उसमें त्वरण उत्पन्न हो गया। तो जब कोई मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो 1 सेकंड में उसका कितना वेग बढ़ जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। उसी को क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। तो यहाँ पर देखिएगा, जब कोई किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई से मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, तो पृथ्वी की ओर गिरते हुए उसका वेग निरंतर बढ़ता जाता है, अर्थात उसकी गति में एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है। इसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, तो आप समझिए, आप ऐसे बोल सकते हो, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति में एक त्वरण होता है, उसी त्वरण को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। आगे बात समझ में। अब या हम एक और परिभाषा बोल सकते हैं कि पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के वेग में प्रति सेकंड का मतलब 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। यानी कि 1 सेकंड में कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर गिर रही है, तो 1 सेकंड में उसके वेग में कितनी वृद्धि होगी, वही क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय त्वरण कहलाएगा। इसको हम स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि ये जो स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि उसके आकार, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। मतलब ये कि यदि ये मेरे पास मार्कर है, इसको 50 मंजिल से छोड़ूं, और मेरे पास ये बुक है, इसको भी मैं 50 मंजिल से छोड़ूं, तो ये दोनों नीचे बराबर समय पर पहुंचेंगी, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण उसके द्रव्यमान वगैरह पर निर्भर नहीं करता है। और एक और चीज, यदि बात समझिएगा, ये मेरे पास मान लीजिए 50 ग्राम का पेन है, ये 50 ग्राम का पेन है, और एक मेरे पास 50 किलोग्राम। बात समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक मेरे पास 50 ग्राम, ठीक है, या ये समझ लीजिएगा 50 ग्राम की कोई वस्तु है, और एक मेरे पास 50 किलोग्राम की कोई वस्तु है, और इनको मान लीजिए
20 मंजिल ऊंची इमारत से इनको छोड़ा जाता है, मुक्त रूप से छोड़ा जाता है, तो नीचे कौन सी पहले पहुंचेगी? 1 सेकंड के लिए वीडियो को रोको और उत्तर सोचो। नीचे मान लीजिए 50 किलोग्राम का एक बहुत बड़ा चट्टान है, ठीक है, और एक छोटा सा 1 किलोग्राम का एक छोटी सी गेंद है। दोनों को एक 20 मंजिला इमारत से एक साथ छोड़ा जाता है, तो नीचे कौन सी पहले पहुंचेगी? तो आपको लग रहा होगा कि मोटा वाला पहले पहुंचेगा, तो किसी को लग रहा होगा छोटा कम द्रव्यमान वाली वस्तु नीचे पहले पहुंचेगी। लेकिन वास्तव में दोनों बराबर समय पर नीचे पहुंचेंगी। क्यों? क्योंकि दोनों पर जो लगने वाला पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल भी बराबर है और गुरुत्वीय त्वरण भी बराबर है। इसका मतलब ये कि इसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है गुरुत्वीय त्वरण। आगे, गुरुत्वीय त्वरण का मान वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। आगे की बात करते हैं। इसीलिए यहां से किसी स्थान विशेष पर इसका मान सभी वस्तुओं के लिए समान रहता है। मतलब बात ये समझ लीजिए, किसी भी स्थान पर चले जाइए, जी का मान प्रत्येक वस्तु के लिए, चाहे वो 5 किलोग्राम की है, चाहे वो 50 किलोग्राम की, सबके लिए बराबर रहेगा। परंतु भिन्न भिन्न स्थानों पर इसका मान भिन्न भिन्न होता है। बात समझिएगा, जी का मान कोई कांस्टेंट नहीं है। पृथ्वी तल से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो इसका मान घटता जाता है, पृथ्वी तल से जैसे जैसे नीचे की ओर जाएंगे तब भी इसका मान घटता जाता है, बढ़ता नहीं है, ठीक है। और समुद्र तल पर प्रमाणिक तौर पर इसका मान कितना माना गया? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माना गया। समुद्र तल की हम बात करें तो इसका जो मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माना गया है। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और o वह पृथ्वी की ओर g त्वरण से गिर रही है, नीचे की ओर g त्वरण से गिर रही है, मुक्त रूप से गिर रही है, तो पृथ्वी द्वारा उस पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल कितना होगा? F बराबर mg होगा। अब इसी फॉर्मूले में मैं यदि m का मान 1 रख दूं तो m का मान यहाँ पे 1 रख जाएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। यानी कि गुरुत्वीय बल, अर्थात गुरुत्वीय बल किसके बराबर होगा? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा यदि उस वस्तु का द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो। तो इसका मतलब ये क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण का परिमाण, गुरुत्वीय त्वरण परिमाण में उस बल के बराबर होता है। यानी कि गुरुत्वीय त्वरण g उस बल के बराबर होगा, उस गुरुत्वीय बल के बराबर होगा जिससे पृथ्वी एकांक द्रव्यमान की वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। अर्थात ये गुरुत्वीय त्वरण का मान उस बल के बराबर होगा जिस बल से पृथ्वी किसी 1 किलोग्राम की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। अर्थात 1 किलोग्राम वस्तु, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, उसे पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित कर रही होगी, उस बल का जो मान होगा वही गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, परिभाषाओं को याद कर लीजिएगा। गुरुत्वीय त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है या न्यूटन प्रति किलोग्राम। इसका विमीय सूत्र Lt-2 होता है और यह एक सदिश राशि होती है। अब बात कर लेते हैं यहां से अगला पॉइंट, जिसकी दिशा सदैव पृथ्वी के केंद्र की ओर रहती है। ठीक है, चलिए अब हमारे पास टॉपिक आ जाता है जी और कैपिटल जी में संबंध, यानी कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। अब स्मॉल जी और कैपिटल जी कोई ज्यादा कुछ हम करेंगे नहीं, हमने माना यहाँ पे लिख देंगे, माना हमारे पास एक मान लीजिए पृथ्वी है, माना पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान कैपिटल M है। माना पृथ्वी तल पर एक स्मॉल m द्रव्यमान की वस्तु रखी है, तब बात समझिएगा, ये कोई पृथ्वी है, बात समझिए पृथ्वी है जिसका ये केंद्र है और यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी r है। ठीक है, बात को ऐसे समझिएगा। अब यहां पर एक कोई दूसरी वस्तु,
यानी कि यहाँ पर एक कोई छोटी सी m द्रव्यमान की कोई वस्तु है जो पृथ्वी तल पर रखी हुई है, और इस पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है। सिंपल सी बात है। अब आपको बताया था मैंने कि यदि कोई दो वस्तु होती हैं और वो दोनों एक दूसरे से, ये m1 द्रव्यमान की है और ये m2 द्रव्यमान की है, और दोनों के बीच की दूरी यदि स्मॉल r है, इनके बीच में एक बल लगता है जिसको हमने क्या बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल। तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर बताया था, नहीं बताया था। तो अब यहाँ पे कहेंगे पृथ्वी 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 द्वारा, ठीक है, इस वस्तु पर आरोपित गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे पृथ्वी द्वारा वस्तु पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, F बराबर G M1। M1 के लिए तो यहाँ पर ये कैपिटल, देखिए भाई दो वस्तु, यानी इसी को मैं, पहली वाली वस्तु को मैं कैपिटल M, यानी कि हमने मान लिया पृथ्वी, और दूसरी वस्तु को हमने स्मॉल m मान लिया, क्योंकि वो दूसरी वस्तु क्या है, स्मॉल m द्रव्यमान की है। और नीचे r की जगह पे ये इनके बीच की जो दूरी कितनी, ये वाली, ये r काम करेगी। तो ये हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई, ये हो गया। अब आपको ये चीज पता है कि पृथ्वी सभी वस्तु को अपनी ओर नीचे की ओर खींच रही है, नहीं खींच रही है, तो ये m द्रव्यमान की वस्तु है, तो ये पृथ्वी की ओर कैसे खींच रही होगी, यानी गुरुत्वाकर्षण बल इस पर भी लग रहा होगा। तो पृथ्वी द्वारा इस पर जो आरोपित बल है तो वो कितना हो जाएगा, देखिएगा, ये तो हो गया पृथ्वी द्वारा इस पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। इसको समीकरण 1 मान लो पहले, ठीक है। ये हो गया पृथ्वी द्वारा इस पर, यानी वस्तु पर, यानी ये m द्रव्यमान की जो वस्तु है इस पर आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। अब भैया माना कि वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण g है, तब मान लीजिए कि ये वस्तु इससे 1 मीटर, पृथ्वी तल से 1 मीटर 2 मीटर ऊपर होती है और उससे फिर नीचे की ओर आ रही होती, तो गुरुत्वीय त्वरण लगता। तो गुरुत्वीय त्वरण g है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर mg। गुरुत्वीय त्वरण की परिभाषा हमने यही तो बताई थी। ये भी बल, दोनों बल जब बराबर हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, दोनों बलों के जब मान, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। सिंपल सी बात है, ये वाला मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो mg बराबर g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इससे इस m से ये वाला m कट जाएगा, तो g बराबर g m अपॉन r स्क्वायर। ये कहीं कहीं पर क्या होता है कि इस तरह से, कहीं कहीं पर ऐसा लिखा होता है g बराबर g m e अपॉन आर ई का स्क्वायर। ई का मतलब कुछ ज्यादा, मतलब सरफिक्स में लगा हुआ है, ई का मतलब मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ, इसका मतलब ये होता है। ज्यादा घबराना नहीं है। यदि मैं यहाँ पर इसको पृथ्वी की त्रिज्या को मैं आर ई मानूंगा तो यहाँ पर आर ई लगा दूंगा, सिंपल सी बात है। तो घबराने की बात नहीं है कुछ भी, ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गया। तो ये गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी में ये संबंध आ गया निकलकर, ठीक है। अब करेंगे क्या, देखिए, और यहाँ पर क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान से कोई यहाँ पर अंतर नहीं आ रहा है, यानी वस्तु का द्रव्यमान है ही नहीं इसमें, ठीक है। इस सूत्र में स्मॉल m का कोई जिक्र ही नहीं है। तो वस्तु चाहे छोटी है, यानी कम द्रव्यमान की है, या ज्यादा द्रव्यमान की है, तो उससे उसके स्मॉल g के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए कम द्रव्यमान और ज्यादा द्रव्यमान की वस्तु समान ऊंचाई से छोड़ी जाए तो पृथ्वी तल पर एक ही समान समय पर पहुंचेंगी, कोई उसमें अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। बस वहां पर याद समझ लीजिएगा। अब आप कहने लगो कि भैया मैं तो एक कागज का टुकड़ा छोड़ रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, वायु का प्रतिरोध लगेगा, और वायु के प्रतिरोध के से उसका क्या हो जाएगा, वो एकदम पंख सा जो होता है, ये मैं सिर का एक बाल लेकर ऊपर 5वीं मंजिल से छोड़ू, भैया बाल तो ऐसी हवा में लहरा जाएगा। तो वायु का जो प्रतिरोध लग रहा है वस्तु पर,
तो वो जो प्रतिरोध से जो वस्तु का द्रव्यमान है वो ज्यादा होना चाहिए, अर्थात इतना जरूर हो कि वायु का प्रतिरोध उस पर कार्य ना करे। अर्थात वायु, या तो ये मान के चलो कि वायु का प्रतिरोध वहां पर लग ही नहीं रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कहीं पंख वंख की तुलना करने लगो कि सर मेरा तो सिर का बाल और एक 50 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को एक साथ फेंकें, या एक कागज तो हवा में ही उड़ता रह जाएगा ऊपर, या किसी बगुले का पंख या कबूतर का पंख ले लो, ठीक है, मोर का पंख ले लो, उसको छोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, ठीक है, तो मतलब वायु का जो प्रतिरोध है उसको नगण्य मानना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, तो आज का वीडियो देखिए 20-25 मिनट का हुआ कि नहीं हुआ, बस ज्यादा नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी एडिट भी करना है। चलिए 33 मिनट का हो गया है, काफी है इतना, बाकी एडिट करने के बाद 30 मिनट तक वीडियो तैयार हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल को हम गुरुत्व ऊपर जाने, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर जी के मान में अंतर देखेंगे, फिर हम केपलर के नियम समझाएंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चैप्टर से पेपर आएगा ही आएगा 100% आपके परीक्षा में, ठीक है। चलिए।